गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे आदित्य, फिर गुड पेड़ इवनिंग सर। जंगल में बैठे हो? यस सर। आवाज और भी लोग अपनी शक्ल दिखाएं भाई। कृष्णा, अरे वाह, नैतिक भी दिख रहा है। मेरी शक्लें दिखनी थी। किसी की नहीं दिख रही, सिर्फ नैतिक दिख रहा है। और हाँ, नहीं ये तो दिख रही है, ये तो दिख रहे हैं। ये जो लोग क्लास में एब्सेंट रहते हैं, हमें उन लोगों से बात ही नहीं करनी। तुम लोग क्लास सर में, हम लोग हाँ ये दो चार बच्चे आते हैं, बाकी आरुषा गोल रहती है, उधर खुशबू गोल रहती है, कई बच्चे हैं इधर देखो। पीछे देखिए लाइन से, पता नहीं क्या कूदोगे क्या बे आज? यस सर। आज कूदने क्या इरादा है क्या? सर खिड़की खुलती है इधर सर। सर यहाँ पे इसलिए तो ऐड है, खिड़की खुलती है इधर तो आरुषा हवा कल कहाँ थी? किचन के लिए। आरुषा कल क्यों नहीं आई थी? हाँ, मेरे को मम्मा ने रिलेटिव्स की वजह से आने नहीं दिया। रिलेटिव्स की वजह से नहीं आने दिया? अब मेरे को उन्होंने म्यूस बना के रखा था। क्या बना के? म्यूस सर, ऑर्नामेंटल पर्पस My के लिए। God. अच्छा, तुम्हें खाना पीना देना था उनको? सर मना तो कर नहीं सकते ना मम्मा को। सही है। बाहर निकाल देंगी। खुशबू, तुम क्यों नहीं आई थी? सर कल कंपटीशन था, किस चीज का? डिबेट कंपटीशन था। तो क्या जीती या हारी? सर रिजल्ट फ्राइडे को अनाउंस होंगे। अच्छा, और आगरा वाले भी आज कुछ कम दिख रहे हैं। इतने ही आते हैं? नहीं नहीं है, अरे आगरा में तो काफी बच्चे आते थे। अब वो क्या घर से कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। और कौन कौन है? अक्षरा आई है, और अर्शदीप दिख रहा है, मानस है, लवली है। अच्छा, और बाकी लोग कहाँ हैं? कृष्णा कैमरा ऑन कर भाई, लवली कैमरा ऑन करो, अक्षरा, मानस, जिसके पास कैमरा है वो ऑन कर ले, ताकि दिखाई तो दो तुम लोग। आदित्य की तरह करो, देखो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ों के बीच में झांक रहा है। हाँ भाई, हम लोग कहाँ पढ़ते लास्ट क्लास में? सर फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अफेक्टिंग पोलराइजेशन पे थे। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि कैटायंस जो है वो एनायंस को पोलराइज कर रहे थे, और पोलराइज करने की वजह से एनायंस के अंदर डिस्टॉर्शन आ रहा था, और उस डिस्टॉर्शन की वजह से ओवरलैपिंग दिखाई दे, और फिर कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा था। तो ये थोड़ा सा समझ में आ रही थी हमें बात। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कैटायंस की पोलराइजिंग पावर को बढ़ाते होंगे। तो कल हम लोगों ने देखा इस बात को कि कैटायंस का जो साइज, वो छोटा लेने से उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। तो अगर कैटायन का साइज छोटा है तो वो ज्यादा पोलराइज करता है एनायन को, जिसकी वजह से ज्यादा ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो अगर मैं कल के बातों को एक बार जल्दी से दोबारा लिख लूं तो मुझे समझ में आ रहा था, फैक्टर्स, अगर मैं अफेक्टिंग की बात करूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, तो पहला जो फैक्टर निकल के आया था वो बहुत सिंपल था और अच्छा फैक्टर था, दैट इज साइज फैक्टर। और आपने बताया था सर, साइज फैक्टर के अंदर एक कहानी छोटी सी ये है कि अगर कैटायन का साइज छोटा हुआ, साइज कम है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। बताओ ये वाली बात समझे कि नहीं? यस सर। तो बस इतना ही था कि साइज कम होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उसके बाद तो सब वही है सर। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो डिस्टॉर्शन ज्यादा करेगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा करेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा करेगा, ओवरलैपिंग ज्यादा करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये हमने याद किया। ये सब जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी। डी ओ सी, डी इज डिस्टॉर्शन, ओ इज ओवरलैपिंग, सी इज कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे साइज कम होगा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। ये तो चलिए बड़ा आसान हो गया। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर हम लोगों ने बनाया था चार्ज फैक्टर, और ये तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल। अगर आप चार्ज फैक्टर की बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि चार्ज फैक्टर के अकॉर्डिंगली अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा
तो मेरे ख्याल से ये तो सारे लोग मानेंगे कि उसके पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से डिस्टॉर्शन ज्यादा क्रिएट करेगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा क्रिएट करेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा क्रिएट करेगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यानी ये तो बहुत सीधा सा लॉजिक लगता है कि अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर आप ज्यादा चाहते तो उसका साइज कम और चार्ज ज्यादा होना चाहिए। बताओ मानते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यानी अगर आप पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा चाहते हैं तो आपका साइज कम, कैटायन की बात कर रहा हूं, साइज छोटा और उसका पावर चार्ज वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो सामने वाले एनायन को ज्यादा पोलराइज करे। ज्यादा पोलराइज करने से दोनों लोगों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाए। चलिए ठीक है, ये तो आपने बहुत सीधी सी बात बता दी। अब लेकिन आप चलिए अभी हम इतनी बात करते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की जगह अब मैं एनायन से बात करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि ये बताइए आपके अंदर जो छिड़ने की आदत है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी? तो ये भी बड़ा लॉजिकल है, तुम अपने आप समझ के देखो जरा। अगर मैं एनायन से पूछ रहा हूं कि तुम ज्यादा कब छिड़ोगे, तो वो क्या जवाब देगा? मेरा साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर मैं एनायंस को रिलेट करना चाहता हूं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगर आप एनायंस को लेकर लिखना चाहते हैं तो एनायंस को लेकर भी एक बात लिखी जा सकती है कि वो फैक्टर्स जो एनायन के पोलराइजेबिलिटी को गवर्न करते हैं वो कौन से फैक्टर। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस। तो जो कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं वो बहुत सिंपल हैं। फिर भैया पहला साइज फैक्टर ले लेते हैं, और साइज फैक्टर क्या कहेगा? एनायन की बात हो रही है भाई, साइज फैक्टर क्या कहेगा? साइज फैक्टर ये कहेगा कि अगर एनायन का साइज बड़ा है तो वो ज्यादा छिड़ेगा। बताओ ये वाली लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं? अगर एनायन का साइज बड़ा, यानी कहने का मतलब ये हुआ ये कैटायन और इसके बगल में ये एनायन, फिर इसी तरह से ये कैटायन और इसके बगल में ये एनायन। साफ दिखाई देता है, दिमाग लगाने वाला आदमी अपने आप समझ सकता है कि सर यहां एनायन इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा जितना यहां डिस्टॉर्ट होगा। समझो, क्योंकि यहां एनायन का साइज बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींचा जा सकता है। यहां एनायन का साइज छोटा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने एनायन का साइज बढ़ाया तो उसकी छिड़ने की आदत बढ़ जाएगी, यानी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई तो सर डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा, ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बताओ समझे बात? ठीक है, ये तो आसान बात कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं, एकदम साफ समझ, सबके समझ में आ गई ये बात। ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, क्या चार्ज फैक्टर से भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कहा चार्ज से भी फर्क तो पड़ना चाहिए। कोई सोच के बता सकता है कि जिस तरह से कैटायंस के लिए ये कहा गया था कि चार्ज ज्यादा और साइज कम होना चाहिए, एनायंस के लिए अभी बोला जा रहा है साइज ज्यादा तो चार्ज कैसा होना चाहिए? चार्ज कम। चार्ज कम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। गजब लल्लू भाई। अरे भाई एनायन का चार्ज ज्यादा होगा तो माइनस ज्यादा होगा ना, माइनस ज्यादा होगा तो कैटायन भी तो ज्यादा खींचेगा। अजीब आदमी हो, नहीं समझे बात? समझ लो ना? यानी एनायन का साइज ज्यादा, एनायन का साइज ज्यादा और एनायन का चार्ज भी ज्यादा, उससे होगा क्या कि जितना ज्यादा एनायनिक चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैटायन उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यानी एनायन का चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। पहले तुम अपने आप समझ लो इस बात को, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। अगर तुम केमिस्ट्री लगा के कुछ करोगे तो तुम शायद ना समझ पाओ। इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, अपने आप समझने की कोशिश करो। बिल्कुल सीधी सी बात कर रहे हैं। अगर चार्ज ज्यादा होगा एनायन का तो कैटायन उससे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, और जितना ज्यादा कैटायन उससे अट्रैक्टेड होगा उसको उतना ही ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन डेवलप होगा। यानी अगर मैं कैटायन को और एनायन को इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा? कैटायन का साइज छोटा और उसका चार्ज बड़ा, वो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ा देता। अब एनायन की बात करते हैं। एनायन का साइज बड़ा और उसका चार्ज भी बड़ा, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ा देता। पहले इस बात को समझ लो।
यानी जितना बड़ा एनायन होगा वो उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन का उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यानी कैटायन, और तुम ये भूल गए यार कि एनायन का चार्ज बढ़ने से उसका साइज बढ़ जाता है। एनायन के अगर ऊपर -1 की जगह -2 कर दोगे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसका मतलब दोस्त बढ़ गए, Yes, sir. तो पोलराइजिंग पावर घट गई, और क्या कहते हैं उसको, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के घटने से उसका साइज बढ़ गया। कैटायन के साथ उल्टा होता था, कैटायनिक चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि कैटायनिक चार्ज तब बढ़ता है जब दोस्त निकलते हैं, दोस्तों के निकलने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और साइज सिकुड़ता चला जाता है। और एनायनिक चार्ज के बढ़ने से दोस्त आते हैं, आने की वजह से साइज बढ़ता चला जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। तो एनायन के लिए भी वही वाली कंडीशन है कि एनायनिक चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो सेम कंडीशन लगेगी आपकी। यानी एनायनिक साइज के लिए क्या बोला गया है, साइज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। किस चीज के लिए? ताकि उसके छिड़ने की आदत ज्यादा हो। और कैटायंस के लिए क्या बोला गया है कि अगर आप उनके छेड़ने की ताकत की बात करते हैं तो वो स्ट्रेंथ तब ज्यादा होगी या पोलराइजिंग पावर तब ज्यादा होगी जब कैटायन का चार्ज ज्यादा हो लेकिन साइज छोटा हो। क्लियर? अच्छा, अब ये वाली बात जो हम कर रहे थे ना, कल हमने एक बात तुमको बोली थी, आज अब वही वाली बात बोल रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई हम जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं, और दुनिया भर के एग्जांपल ले सकते हैं, अभी हम ले लेंगे, तुम समझ लेना इस बात को। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक ऐसे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है जिसमें हम कहीं फंस रहे हैं? तो हमने कल इस बारे में बात की थी, वही एक बात दोबारा भी बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आप कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर करके दिखाइए CuCl और NaCl में, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी आपको कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर को कंपेयर करके दिखाता हूं, क्योंकि मुझे तो आप सारे फैक्टर्स का आइडिया है ही, कैटायनिक फैक्टर, एनायनिक फैक्टर्स मैंने सब याद कर रखे हैं। तो जहां भी फैक्टर ज्यादा दिखेगा मैं अभी बता दूंगा छेड़छाड़ ज्यादा हो रही है, छेड़छाड़ कम हो रही है, अभी डिसाइड करते हैं। अब इसमें क्या है कि इस सवाल को शायद तुम सब पहचान रहे हो, दोनों में Cl है, तो मुझे लगता है कि एनायनिक जो जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप पोलराइजेबिलिटी कहते हैं वो तो कॉमन होनी चाहिए भाई। एनायंस की अंदर जो आदत है उसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, एंड दैट आदत विल बी कॉमन। व्हाई? बिकॉज बोथ द एनायंस आर क्लोराइड आयंस। तो हमने कहा नहीं, हाँ बात तो सही है, जब दोनों लोग क्लोराइड है तो दोनों की छिड़ने की जो आदत है वो तो सेम होगी। अब बात आती है छेड़ने की ताकत की, वो बदल सकती है, क्योंकि सर एक केस में ये Cu है और एक केस में ये Na है। अब क्योंकि ये दोनों लोग अलग अलग हैं इसलिए हो सकता है कि इनकी ताकतों में अंतर आए। तो मैंने कहा ठीक है, अब कैसे अंतर आएगा? तो सर एक फैक्टर तो चार्ज फैक्टर होता है कैटायन का, और एक साइज फैक्टर होता है। जहां तक चार्ज फैक्टर है सर, इसमें ज्यादा बातें मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि दोनों लोगों का चार्ज +1, तो चार्ज फैक्टर किसी का ज्यादा नहीं है, इसलिए चार्ज फैक्टर पोलराइजिंग पावर को गवर्न नहीं करेगा। क्लियर है? तो फिर गवर्न करेगा साइज फैक्टर। अब तो एक ही चीज बचती है भाई, कैटायंस के ऊपर आपने दो ही रिस्ट्रिक्शंस तो लगाए थे। कैटायन ने ये बोला था कि या तो मेरा चार्ज आप चेक करिएगा या मेरा साइज चेक करिएगा। कैटायन तो सेम ही है सर, तो कैटायन के साइज चार्ज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर इसके साइज से फर्क पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं, साइज से फर्क पड़ सकता है। लेकिन जब मैंने पता ये किया तो मुझे पता ये चला कि कॉपर प्लस का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सोडियम प्लस के साइज के बराबर होता है, एंड दिस ऑलमोस्ट कुछ 0.9 एंगस्ट्रॉम ऐसे कुछ होता है, मतलब समझो, पता नहीं क्या होता है, कुछ ऐसे बोला, ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब ये एंगस्ट्रॉम याद करने की जरूरत नहीं है, इसे भूल ही जाओ ना, क्यों दिमाग लगा रहे हैं इतना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकली मुझे ये बात बताई गई कि भाई साहब Na प्लस और Cu प्लस का साइज भी बराबर होता है। अब यहां पर बड़ी तकलीफ हो रही है, क्यों? क्योंकि कैटायनिक साइजेस सेम, कैटायनिक चार्जेस सेम और एनायंस सेम। तो जब सब कुछ सेम है तो दोनों लोगों में आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या रिलेशन निकल पे आ रहा है, ये मुश्किल लग रहा है सोचना। क्या लगता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन बोल रहा है? सर मैं आरुषा। हाँ आरुषा। हाँ आरुषा, क्या कह रही हो? दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो हाँ शील्डिंग इफेक्ट से कर सकते हैं देखकर। Pu सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट है वैसे भी, तो ज्यादा कोवलेंट रिएक्टर उसमें ही होगा। है, ये तुम्हें कहां से पता चल गया? स्यूडोनोबल कहां सुना तुमने? स्यूडोनोबल सर तुम्हें पता है स्यूडोनोबल क्या होता है? सर बताया तो था, कुछ कुछ सुना था। कि कहां बताया था मैंने? स्कूल में बताया था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग।
स्कूल में अच्छा, सर, स्कूल में। स्कूल में। अच्छा अच्छा, स्कूल में ये भी बताते हैं स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। सर एक्स्ट्रा में बता दिया था सर ने। बड़ा अच्छा स्कूल है, बताइए तब ये हालत। नहीं ऐसे अभी आरुषा ने कुछ नहीं बताया, अभी भूल जाते हैं। तुम सब अपनी सोचो जरा क्या करिए, तुम सूडो पूडो चक्कर मत पड़ो, तुम अपना दिमाग लगाओ कि भाई ये दो आदमी है, एक Na+ और एक Cu+ है, और ये कह रहे हैं। वैसे हम बताएं इसमें, आप टेक्निकली तो आप छोड़ दीजिए बात को, जैसे ये स्यूडो व्यूडो जो बात कर रहे हैं हम, उसकी बात हम भी लिख ही लेंगे, लेकिन टेक्निकली छोड़िए, आप अपनी अकल लगाएंगे तो भी आपका दिमाग काम करेगा। आप ध्यान से देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि Na+ और Cu+ का चार्ज बराबर है। हाँ बराबर है, क्या कह रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है दोनों का चार्ज बराबर है। साइज बराबर है, हाँ ये हमें पता नहीं था, लेकिन आप बता रहे हैं कि इनका साइज भी बराबर। तुम खुद सोच के देखो ये कैसे हो सकता है कि इस आदमी का साइज इस आदमी के साइज के बराबर है। खुद अकल लगाओ। Na+ 10 इलेक्ट्रॉन, Cu+ 28 इलेक्ट्रॉन। समझिए बात को, Na+ और Cu+ का साइज बराबर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे सर Cu+ ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, शेल बड़ी है, तो इसको ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये बराबर कैसे हो सकता है? एक ही रीजन होता है इस तरह से बराबर होने का, एंड दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद करो बातें। कभी कई कई बार ऐसा हुआ था ना, जब हम ग्रुप में नीचे उतर रहे थे तो हमारा साइज बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सर वो d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया और हमारा इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारा बकवास चालू हो गई। दैट वाज एक्सेप्शनल बिहेवियर। और वो एक्सेप्शनल बिहेवियर कब आता था? जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करने लगता था। यानी ग्रुप में नीचे उतरने पर या किसी जगह पर आपको जब एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई दे रहा था, तब आपने डिसाइड क्या किया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही शायद ये एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई दे रहा है। और यहां पर भी सारी कहानी यही है, दोनों का साइज भले बराबर हो, बट कॉपर प्लस का जो पोलराइजिंग पावर है वो Na+ की पोलराइजिंग पावर से कहीं तगड़ी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि कॉपर प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। पहले हम कॉपर का लिख रहे, चलो सीधे सीधे लिख देते हैं। 4s1 तो हट ही जाएगा और यह आ जाएगा 3d10। 4s1 हट क्यों जाएगा? क्योंकि कॉपर प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। सब लोग समझ रहे हो कि नहीं यार? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये 3d10 बचेगा। अच्छा, अब Na+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Na+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 1s2 2s2 2p6। ये आपका Na+ का कॉन्फ़िगरेशन साफ दिखाई दे रहा है। सर Na में 2 शेल है, उसमें 3 शेल है, तो सर उसका तो साइज बड़ा होना चाहिए ना। वो कह रहा बड़ा नहीं है, Na+ के बराबर है। तो फिर एक ही रीजन हो सकता है कि यहां पर तगड़ी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कहानी है। और पता नहीं तुम इतना पढ़ने के बाद भी ये पहचान पा नहीं पा रहे हो कि भैया ये D का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, और D का इन्वॉल्वमेंट शील्डिंग को खराब कर देता है, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है। यानी कॉपर प्लस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na+ के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर प्लस के सामने जब Cl को रखोगे तो ज्यादा खींचेगा, Na+ के सामने Cl को रखोगे तो कम खींचेगा। समझो बात। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी बिकॉज ऑफ दिस डी इन्वॉल्वमेंट एंड दिस इज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर मैं लिखना ही चाहता हूं तो एक बात नोट डाल के लिख सकता हूं, और नोट ये कहता है कैटायंस हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब है 18 electrons outermost, this is pseudonoble, are cations having pseudonoble gas configuration have more polarizing power than cations having noble gas configuration. Noble gas configuration मतलब 8 electrons outermost. Because of d electrons involvement.
और मुझे लगता है मुझे अब ये इसके आगे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि डी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है। डी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है। यार ये सब बातें तुम्हें नई लग रही है, मतलब सुनी तो लग रही होंगी ना, कि सुनी तो थी इस तरह से, याद तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन सुना हुआ तो लग रहा होगा कि हमने बात की थी डी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक कर हाँ जाता सर, है। डी कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, इसे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का नाम रखा गया। आरुषा आज बड़े फॉर्म में लग रही। आरुषा क्या याद वाद करके आ गई हो क्या सब कुछ? सर अभी तो याद करना शुरू भी नहीं किया। माय गॉड, तब ये हालत। शाबाश। और जब एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग चल रही थी उस टाइम पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का नाम लिया गया था। तो अब देखो क्या हो गया इसका मतलब। अब तुम देखो यहां पर कॉपर क्या वाकई में हमारा ये वाला आदमी है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जरा चेक करो, कॉपर का आउटर शेल कौन सा शेल है? थर्ड। देखिए थर्ड शेल, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा चेक करिए। ये देखिए 2, 6, 10, कितने हो गए? 18। एंड दिस इज सूडो नोबल। और सोडियम के आउटर शेल कौन सा? सेकंड, और सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज नोबल एंड ऊपर वाला इज सूडो नोबल, एंड सिंस इट इज सूडो नोबल दैट मींस इट हैज at least 10 electrons in d subshell, and if it's 10 electrons in d subshell because of poor shielding of d electrons, effective nuclear charge जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। इतना तगड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कि अगर उसके बगल में क्लोराइड को रखोगे तो ऐसे चूस के खत्म कर देगा, समझो। यानी क्लोराइड की ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी इन केस ऑफ क्लोराइड, इन केस ऑफ कॉपर प्लस। इसलिए कहा जाता है कॉपर प्लस का जिसका सूडो नोबल कॉन्फिगरेशन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na प्लस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने की वजह से इसका पोलराइजिंग पावर इसके पोलराइजिंग पावर से ज्यादा है। इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर कॉपर CuCl का ज्यादा है NaCl से, क्योंकि ओवरलैपिंग CuCl में ज्यादा होगी। क्रित पेपर हो गया, पास हो जाओगे? सर 40 में 30 से ऊपर है। 40 में 30 से ऊपर? क्या कोई जुगाड़ लग गया था क्या? ज्यादा नहीं, ठीक। हाँ मतलब हाँ समझ गया, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, हटा दे भाई, ये समझ में आ गया। ये सूडो कॉन्फ़िगरेशन फिर से बता दीजिए। देखो सूडो, देखो ये तो नाम रखा गया है, अब हम तो इसमें क्या बताएं। नोबल सूडो मतलब नहीं होता ऐसे धोखा वोका टाइप से, तो वो यही कह रहे हैं कि जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट। यानी जिस आदमी के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नोबल गैसेज यही तो होती है ना। नोबल जो नोबल गैसेज हैं वो यही तो है जिनके Yes, आउटर शेल, तो वही वो नोबल हो गया। सूडो नोबल किसे कहते हैं? सूडो नोबल का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट हो। यानी नोबल कॉन्फ़िगरेशन इज 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट एंड सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन इज 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। लेकिन तुम ये बताओ आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स कब आ सकते हैं? एस में कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2, पी में ज्यादा से ज्यादा 6, कुल मिला के 8, तो 18 कैसे आएंगे? सर डी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बात समझ लो। और डी में कितने होते हैं? 10। तो इसका मतलब सूडो नोबल का मतलब है डी के 10 चाहिए। और अगर आपने डी के 10 ले लिए तो सर एक काम तो वैसे ही क्लियर हो गया, डी के इलेक्ट्रॉन तो 10 ले लिए लेकिन वो बचाएंगे नहीं आपको, क्योंकि उनकी शील्डिंग पुअर होती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से उनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती, और पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्लोराइड को ज्यादा खींचते हैं। क्लोराइड को ज्यादा खींचने की वजह से डिस्टॉर्शन ज्यादा आता है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और ये सेम एग्जाम्पल जो है मैं ले सकता हूं इन दोनों के बीच में भी, और तुम्हें ये दोनों ध्यान रखने चाहिए। मैं ले सकता हूं NaCl नहीं AgCl और KCl का। आप चाहें तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, AgCl
और KCl का अगर कंपैरिजन करना हो तो मैं फिर यही बता सकता हूं कि सर क्लोराइड आयन तो देखिए कॉमन है, तो ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बचा आपका Ag प्लस और K प्लस। जहां तक चार्ज का सवाल है, चार्ज एकदम बराबर है, लेकिन भाई साहब Ag प्लस जो होता है वो कॉपर प्लस के नीचे होता है, कॉपर के जस्ट नीचे होता है। तो जो Ag प्लस का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 1s2 ये और 4d10 ऐसे। और यही चीज जब आप K प्लस का बनाएंगे तो उसका जो बनेगा ऐसे 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 ऐसे, ये बनेगा 3p6, 3s2 3p6। यानी ये जो आदमी हमारा बनने वाला है K प्लस जो है हमारा बनने वाला है, ये K प्लस हमारा 3s2 3p6 के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाला आदमी, और ये वाला आदमी हमारा 3s2 3p6 3d सॉरी 4s2 4p6 4d10 के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाला। बताओ समझ रहे हो बात? तो अगर ये ऊपर वाला 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाला, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाला, तो साफ समझ में आता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स दैट वाज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज स्यूडो, ये स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये हमारा नोबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अभी हमारी बात हुई थी स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ द पोलराइजिंग पावर ऑफ Ag प्लस is greater than the polarizing power of K plus. Clear? और अगर Ag प्लस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो वो Cl को ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर AgCl का ज्यादा है KCl से। और अगर आप आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उल्टा लिख दीजिएगा। सर हमें क्वेश्चन में पहले ही बताया जाएगा कि एजी पॉजिटिव और के पॉजिटिव का रेडियस जो साइज है वो सेम है। नहीं नहीं बताएगा यार, लेकिन मैंने जो दो एग्जाम्पल लिए तुम कम से कम अभी तो इन दो एग्जाम्पल को याद रखो। साइज का आइडिया आप लगा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कभी कभी कुछ, और ये बहुत यूनिक से एक आध केस है इसलिए मैंने अलग से नोट करवा दिया। ये स्यूडो नोबल वाला जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है ये यूनिक केस बनता है कॉपर प्लस और Ag प्लस का। तो तुम कॉपर प्लस और Ag प्लस को बिल्कुल अलग से ध्यान में रखना कि कभी इनका कंपैरिजन किसी से करने के लिए आ जाए तो आप समझ लीजिएगा बात में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यही है कि कॉपर प्लस का जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा है, और जिसकी वजह से कॉपर प्लस और Ag प्लस का जो है पोलराइजिंग पावर तगड़ा ही माना जाएगा। तो इनको ऑर्डर में आगे रखने की कोशिश करना अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो ये जो दो एग्जाम्पल है कॉपर प्लस का और Ag प्लस का, इनको अलग से याद करो। बाकी तो ये है कि तुम अंदाजा लगाना पड़ेगा, जैसे अभी हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, साइज फैक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। बट स्पेसिफिकली ये नोबल स्यूडो नोबल वाली जो कहानी है वो इन दो लोगों के लिए एप्लीकेबल है, इन दोनों को तो याद ही कर लेते हैं। समझ लो ना? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, Cu प्लस वाला और Ag प्लस वाला, इसको बिल्कुल अलग से याद कर लेते हैं। ये दोनों स्यूडो नोबल वाले लोग हैं, और स्यूडो नोबल वाले लोग जो हैं उनका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती। पोलराइजिंग पावर के बढ़ने से सब तमाम बातें शुरू हो जाती। समझ में आया? दिया ठीक हो बेटा? शाबाश। और सान्या इसमें AU प्लस नहीं आता? नहीं, Au प्लस देखो Ag के नीचे ही आता है Au प्लस के लिए, लेकिन Au के कंपाउंड्स कम है। मतलब समझो बात को, Au बहुत ज्यादा कंपाउंड्स में, जैसे गोल्ड का क्लोराइड हो गया ज्यादा, लेकिन ये कि मेन जो कंपाउंड्स होंगे जो कंपैरिजन में आने वाले हैं वो Ag प्लस और Cu प्लस आने वाले हैं। तो Ag प्लस और Cu के प्लस के बारे में ध्यान रखते हैं, ये स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग झंझट क्रिएट करते हैं, इनको याद रखना। शुभ ठीक हो भाई? समझ में आया? ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि हमें इतना समझ में आ गया कि कैटायंस के अंदर क्या हुआ, एनायंस के अंदर ऐसा क्या हुआ ताकि उनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाए या पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाए, जिसकी वजह से कोवेलेंट नेचर बढ़ सकता है। चलिए अब ये सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई वो कौन सी, यानी फजान ने जो बताना था वो बता दिया और हम समझ भी गए। फजान का मानना यह था कि जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं उन आयनिक बॉन्ड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैटायंस एनायंस को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से कोवेलेंसी जनरेट होती।
अब ज्यादा छेड़छाड़ हुई तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कम छेड़छाड़ हुई तो कम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब ये छेड़छाड़ ज्यादा या कम ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैटायन भी डिसाइड करेगा और एनायन भी डिसाइड करेगा। कैटायन डिसाइड करेगा साइज और चार्ज फैक्टर को लेकर, साइज कम चार्ज ज्यादा छेड़छाड़ ज्यादा। क्लियर? और एनायन कैसे डिसाइड करेगा? चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, ज्यादा छिड़ेंगे पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक। और अगर आपको लगता है कैटायन के साइजेस बराबर हैं तो ऐसे में स्यूडो नोबल और नोबल कॉन्फ़िगरेशन भी ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प कर सकता है। यहां तक सबके समझ में आ गई बात? ठीक। अच्छा, अब जरा एक आध एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। आप छोटे छोटे से एक आध एग्जाम्पल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान से एग्जाम्पल देखो, ये वैसे तो मैंने लिख के दिया है तुम्हें, ये देखिए, ये तुम्हें हम दे देंगे पीडीएफ में, तो ये तुम अपना एक बार पढ़ डालना। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके आए, तुम उन एग्जाम्पल्स को एक बार बिना देखे समझने की कोशिश करना। तुम ये समझो कि कुछ लोग जो है, जैसे हमारा जो फैक्टर था उस फैक्टर की बात कर रहा है, ये एग्जाम्पल से जरा समझते हैं। BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। वो कह रहा है जरा आप बता सकते हैं जरा कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या सीन चल रहा है? तो मैंने कहा देखिए, ऐसा है जो समझ में आ रहा है तुम सब समझ ही रहो कि सर क्लोरीन तो कॉमन ही है सर, क्लोराइड। तो जो भी डिसाइड करेगा वो कैटायन डिसाइड करेगा, और कैटायन सबसे बड़ा बेरियम होगा। और बेरियम कैटायन जिसका साइज ज्यादा है, तो ज्यादा साइज वाला कैटायन सर पोलराइजिंग पावर गंदी रखता है, कम छेड़ेगा सर। कम छेड़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो। यानी यहां पर भी वही वाली कहानी है। आप देखें तो साइज ऑफ कैटायन ज्यादा है, पोलराइजेशन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर BeCl2 का होगा, क्योंकि बेरिलियम जो हमारा आदमी है, इस बेरिलियम का जो चार्ज है वो बेरिलियम +2 है, और ये आपका Mg+2 है। और ये सब लोग समझ रहे हैं कि जब आप बात ये बेरियम से करेंगे तो ये बेरियम +2 होगा, और बेरियम +2 सबसे मोटा होगा। और अभी हमने क्या पढ़ा था? कैटायन का चार्ज साइज जितना ज्यादा होता है वो छेड़छाड़ कम कर पाता है, जिसकी वजह से बेरियम क्लोराइड को कम छेड़ेगा और ओवरलैपिंग कम आएगी, कोवेलेंसी कम आएगी। इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम बेरियम क्लोराइड का होगा। तो अगर आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो आप जो है डिक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ट्रैवल कर रहे हैं। डिक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, बताओ सब लोग समझ रहे हैं? और ये सिर्फ साइज फैक्टर से ही निकल के आ रहा है, बिल्कुल आसान एकदम। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अक्षरा समझ में आया बेटा? अक्षरा आवाज नहीं आ रही। यस सर। ठीक। तुम्हारी तबीयत गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं। अच्छा, तो क्या कुएं से बोल रही हो? नहीं सर, लाइब्रेरी में रहती हूँ तो धीरे बोलना पड़ता है। अच्छा, तुम लाइब्रेरी से क्लास कर रही हो? यस सर। अच्छा, तो फिर चुप। और ये लवली तुम्हें समझ में आया भाई? शाबाश। मानस? यस सर। शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो सर अभी आपने तमाम एग्जाम्पल लिए, इस तरह के और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर है, ये साइज वाइज छोड़िए, अपने आप आंसर बताइए। LIF, LICL, LIBr, LII, वो कह रहा है ये बताइए आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में आपका क्या विचार? बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं, सर लिथियम कॉमन है तो हम इससे क्या ही बात करेंगे, यहां भी लिथियम है, यहां भी लिथियम है, यहां भी लिथियम है, यहां भी लिथियम। लेकिन सर डिसाइड कौन करेगा? एनायन डिसाइड करेगा। और क्या डिसाइड हुआ था? एनायन जितना बड़ा होता है वो उतना पोलराइजेबिलिटी शो करता है, वो उतना छिड़ता है, जितना छिड़ता है उतना ओवरलैप करता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एनायन कौन सा है? आई। तो सबसे ज्यादा कौन छिड़ेगा? आई छिड़ेगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा? LII के अंदर। तो LII हमारा सबसे बड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो ये जो आपने एरो बनाया है, ये एरो आपको इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर दे रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर।
ये इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये सब कहानी लिखी गई है। साइज ऑफ एनायन ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो छेड़छाड़ ज्यादा, छेड़छाड़ ज्यादा तो ओवरलैपिंग ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और ये हमें पता है, इन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। क्लियर? ठीक है ये। यस सर। यस चलिए सर। और आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप ये भी वही वाली बात आती है, अपने आप चेक करें जरा, बताओ मुझे NaCl MgCl2 AlCl3 कह रहा भैया ये बताइए इन तीनों के कोवेलेंट आयनिक नेचर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा देखिए वही वाली बात आती है, Cl हमारा, Cl तुम्हारा, Cl तुम्हारा, तो Cl तो कॉमन है सर, तो कौन डिसाइड करेगा सर? कैटायन डिसाइड करेगा। कैटायन क्या डिसाइड करेगा सर? Na का Na+, Mg से आया Mg2+, Al से आया Al3+। और अभी तो बात हुई थी कि कैटायन का चार्ज ज्यादा होने से वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखने वाला आदमी ज्यादा छेड़ता है, ज्यादा छेड़ने की वजह से ज्यादा डिस्टॉर्शन आता है, ज्यादा डिस्टॉर्शन से ज्यादा ओवरलैपिंग आती है, ज्यादा ओवरलैपिंग से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो कौन सा कैटायन है जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है सर? Al+3, यानी चार्ज कैटायन का ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन एनायन का ज्यादा, पोलराइजेशन एनायन का ज्यादा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा, डिस्टॉर्शन ज्यादा तो ओवरलैपिंग ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ अगर आप आगे की तरफ चल रहे हैं तो आप इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर की शायद बातें कर रहे हैं, यानी आगे चलने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? आसान है यस सर। है ना? अब ये वाला भी केस बन गया। इस वाले केस पे आते हैं, चार्ज ऑन एनायन। चलिए चार्ज वार्ज कैसे सीखते हैं, यहां चेक करते हैं। अरे यहां तो गड़बड़ हो गई सर, एल्युमिनियम हम हैं, एल्युमिनियम आप हैं, एल्युमिनियम आप हैं। अब क्या करें? सब सारे एल्युमिनियम है, कोई बात नहीं, एनायन से बात करते हैं। एनायन क्या बोलेगा? हम एक बार F- हैं, एक बार O2- है, एक बार N3- है। हम क्या जवाब देंगे? जब एनायन के चार्ज की बात आती है तो जितना तगड़ा एनायन का चार्ज होता है वो उतना बड़ा बन जाता है, और जितना वो बड़ा बन जाता है उसको कैटायन उतना ही परेशान करता है। इसका मतलब फिर वही कहानी है, चार्ज ज्यादा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा, डिस्टॉर्शन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बताओ समझ रहे हो? यानी ये जो आपने ऑर्डर बताया है ये इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो तुम लोग सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? आगरा वाले बच्चे समझ में रहे हैं? आसान एकदम, कुछ ज्यादा झंझट नहीं, बहुत आसान है। एक बार बस बात को ध्यान रखना है बस। और आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा चलिए चलिए, ये वो वाली बात आ गई जो अभी मैंने सूडो नोबल वाली बात बताई थी। ये देख लीजिए बिल्कुल वही वाली कहानी है। वो कह रहा भाई नोबल सूडो, सूडो नोबल वगैरह का क्या फंडा है? तो ये कह रहा है जो Cu+ है वो सूडो नोबल बन गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट, और जो Na+ है वो हमारा नोबल बन गया इनर्ट कॉन्फिगरेशन का, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज क्लियर है कि कैटायंस जिन पे सूडो कॉन्फिगरेशन है उनकी पोलराइजिंग पावर मोर है उन लोगों से जिनके पास नोबल कॉन्फिगरेशन है। और रीजन इन्होंने भले ही ना लिखा हो, लेकिन तुम सब इस बात को समझते हो कि स्यूडो नोबल कॉन्फिगरेशन वाले जो आदमी है वो तभी 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट रख सकते हैं जब उनमें 10d के इलेक्ट्रॉन्स हो। और 10d के इलेक्ट्रॉन्स इतना जबरदस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देते हैं क्योंकि उनकी शील्डिंग पुअर होती। जहां उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उनका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, और जैसे ही पोलराइजिंग पावर बढ़ता है उनका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाता है। और यही उन्होंने ऑर्डर के फॉर्म में दिखाया भी। CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर वो NaCl के कोवेलेंट कैरेक्टर से ज्यादा है, और इसका रीजन हमें पहले से पता है। क्लियर है? हटा दें इसको? यस सर। ठीक, चलिए और Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, तुम अपने आप समझने की कोशिश करो। एक बार एक काम करते हैं, मैं इसको अपने हिसाब से लिखता हूं। अपने हिसाब का मतलब ये, क्योंकि देख कर तो तुम सब अपने आप ही बोलोगे कि हमें समझ में आ गया, लेकिन ऐसे हम पूछेंगे तब तुम बताना कि ये स्टेटमेंट सही लिख रहे हैं कि नहीं। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। Ag2O is less soluble than
Ag2s इन वाटर। बताओ सही समझ रहे हो कि नहीं? Ag2O लेस सॉल्युबल है Ag2s से इन सर पानी। एस बड़ा है। बड़ा बड़ा है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोगों को, किस किस को ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है भाई? सर आ रहा है। शाबाश। यानी ये सब लोग समझ गए कि Ag2O जो है वो लेस सॉल्युबल है Ag2s के अंदर, Ag2s से एज कंपेयर टू जब हम पानी में सॉल्युबल करेंगे इसको। सबको समझ में आ गया? ये गलत समझ में आया? सब लल्लू हो, एक लाइन से गलत लिखा है हमने, ये उल्टा लिखा है। ये Ag2O ज्यादा सर सॉल्युबल यही तो बोल रहे हैं हम लोग। आपने कहा कि समझ आया क्या, तो हमने कहा हाँ क्वेश्चन समझ आया। गजब आदमी हो यार। सर पहले दे दिया आपने था। आंसर पहले दे दिया था। एजी बड़ा, एस बड़ा। एस बड़ा तो एस और O को हम करेंगे कंपेयर। और हाँ, सर पानी में सब उल्टा हो जाता है। मतलब ठीक है, मतलब तुम जैसा हम चाह रहे वैसे समझ लो, मतलब जैसे तुम सोच रहे हो सही सोच रहे होगे। मतलब ये कि ये जो स्टेटमेंट है ये तुमने समझ लिया है। जैसे तुम कह रहे हो सर हम समझ गए, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट गलत है। तो हाँ एक्चुअली दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। समझो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बस ये बताना। सब लोग समझ रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप सोचिए, आपको पानी में घोलने की बात चल रही और वाटर में डिसोल्यूशन के बारे में क्या बताया गया है? वाटर में डिसोल्यूशन का मतलब है आपके अंदर पोलैरिटी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए। यानी वो सॉल्ट पानी में ज्यादा सॉल्युबल हैं जो पोलर सॉल्ट्स हैं, यानी जिन वो जो पोलर कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर पोलैरिटी, यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए और कोवेलेंट कैरेक्टर आपका कम होना चाहिए। तो अब आप इक्वेशन देख लीजिए, Ag2O और Ag2s की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। Ag2O और Ag2s में जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है वो है ऑक्साइड और सल्फर। Ag तो कॉमन है सर, ये दोनों डिसाइड करेंगे, और ये दोनों डिसाइड करेंगे तो हम जानते हैं एक O2 माइनस है और एक S2 माइनस है, और इसमें कोई शक नहीं है कि S2 माइनस का जो साइज है वो O2 माइनस से ज्यादा होना चाहिए। बताओ ये तो सब लोग समझ रहे होंगे। और अगर S2 माइनस का साइज O2 माइनस से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि द पोलराइजेबिलिटी ऑफ S2 माइनस, पोलराइजेबिलिटी of S2 minus is greater than the polarizability of O2 minus. S2 माइनस की पोलराइजेबिलिटी O2 माइनस से ज्यादा, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हुई मतलब सर छिड़ने की आदत ज्यादा है। छिड़ने की आदत ज्यादा होगी तो ज्यादा छिड़ेंगे तो ज्यादा ओवरलैप करेंगे, ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? सर कोवेलेंट कैरेक्टर Ag2s का ज्यादा है। दिस इज कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर Ag2s का ज्यादा है तो सर फिर बात खत्म हो गई। कोवेलेंट कैरेक्टर के ज्यादा होने से आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम हुआ तो पानी में कम घुलोगे। समझे बात को? यानी Ag2s इज मोर सॉल्युबल, सॉरी लेस सॉल्युबल देन Ag2O। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कुछ समझे? More the ionic character, more will be the solubility in polar solvents like water. Polar solvents like water. यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, और आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर कम किसका है? Ag2O का। तो Ag2O इज मोर आयनिक, इफ Ag2O इज मोर आयनिक इट विल डिसॉल्व मोर इन वाटर एज कंपेयर टू Ag2S। समझो अपने आप।
विकास समझ में आया भाई? नहीं? विकास तो कोई नहीं। आजाद? अरे यार, ये आगरा वालों के नाम ही नहीं याद हो पा रहे मुझे। मयंक? दो लोगों के नाम याद हुए हैं यार, फिर से बता दो भाई। ये काका के पीछे कौन बैठा है? क्या नाम है दोस्त? क्या? औनित? मोनित तुम हो? अच्छा, मोनित। मोनित हो गया। मोनित के पीछे? पीयूष? पीयूष या प्रत्यूष? पीयूष। मोनित हो गया, पीयूष हो गया। पीयूष के पीछे? दीपांशु। अच्छा। और शुभ के आगे? अनन्य। अच्छा। और बाकी जो लोग हैं वो क्या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं? ऑनलाइन तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। या ये पूरे बच्चे दिख नहीं रहे? इसमें अजीब चक्कर है। कौन नहीं आया है? रिकॉर्डेड लेक्चर में पूछा। अच्छा, रिकॉर्डेड देखते हो। अच्छा, ठीक। तो ये आ गया भाई समझ में सबके? अक्षरा समझ में आया बेटा? अरे फिर मैंने गलती से पूछ लिया यार, मैं भूल गया। ठीक, तो ये ठीक है। तो यानी अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल का भी जल्दी से फिर बात करते हैं, फिर और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला। तुम्हें बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ये सेम है। वाई FeOH whole thrice is more soluble in water than FeOH whole twice। क्या आंसर लिखेंगे इसका? Why ferric hydroxide सर is चार्ज ज्यादा है। Why ferric hydroxide is more soluble than ferrous hydroxide in water? Why? सर चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा है तो क्या करें? देखो, ऐसे आंसर मत दिया करो ना जैसे आपने बाहर रिक्शे वाले से पूछ लिया तो रिक्शे वाले ने जवाब दे दिया, बस ऐसे समझ लीजिए आप। ऐसे तुम्हारे तो ऐसे जवाब आते हैं सबके। जैसे रिक्शे वाले से पूछ लिया, रिक्शे वाले ने बता दिया, तो चार्ज ज्यादा है, बस खत्म। अरे थोड़ा सा क्लियर करो, समझाओ तो। पोलराइजेशन ज्यादा होती है। अरे थोड़ा तमीज से बात करो ना, कैसे क्या, थोड़ा सही से समझाओ ना। वो पीछे वाले को ही माइक दे दो। अरे तुम ही बता दो जो पीछे। अरे बट सब बेकार हो एकदम। दिया बताएगी, दिया समझदार है, बाकी सब लल्लू हो तुम। शाबाश दिया। क्या कहती हो? इस स्टेटमेंट का क्या जवाब देती हो तुम? सर Fe का चार्ज ज्यादा है, जो चार्ज ज्यादा होता है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। नहीं देखो, ये मत बोलो। जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा होता है उसका कैटायन के अंदर क्या चीज होती है? पोलराइजिंग पावर। तो जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर, अरे बकोगे, ज्यादा है। ज्यादा होगी। फिर उससे क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब बताओ जरा, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बताइए। तो आंसर क्या लिखूं मैं इस सवाल का? क्या लिखूं? वाई कैटायन का चार्ज ज्यादा है जिसके कारण पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिसके आगे पोलराइजिंग ज्यादा है, फिर डिस्टॉर्शन ज्यादा है, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग ज्यादा है, और उसके आखिरी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इससे क्या हुआ? इस सवाल का आंसर कैसे आया मुझे ये बताओ। तो पता नहीं क्या बता रहे हो बे। यानी किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसकी बात कर रहे हो? ट्वाइस FeOH ट्वाइस। सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है।
ये बोलना था तुम्हें, पता नहीं क्या एक्सप्लेन, गजब लल्लू हो, सवाल गलत है सर, क्या एक्सप्लेन करेंगे जब सवाल यार सही से नहीं पूछते। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में आयरन का जो चार्ज है वो +3, अभी तो बात हुई थी हमारी, आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फेरस हाइड्रोक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब बात हो चुकी है कि आयरन का +3 जो होगा उसकी जो पीपी है, पीपी मतलब समझते हो पोलराइजिंग पावर, वो ज्यादा है किसकी पीपी से, Fe+2 से, मानते हो कि नहीं। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ा देगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा देगा। यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ Fe+3। Fe+3 की पोलराइजिंग पावर अगर Fe+2 से ज्यादा है तो वो ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा छेड़छाड़ करेगा, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का वो ज्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर किससे, फेरस हाइड्रोक्साइड से, और इसी वजह से फेरिक हाइड्रोक्साइड कम घुलेगा फेरस। दैट इज व्हाई फेरिक हाइड्रोक्साइड इज लेस soluble than फेरस हाइड्रोक्साइड। सवाल ये सही होना चाहिए था, ये क्या पूछ लिया कि फेरिक इज मोर, एक्चुअली फेरिक इज लेस। सो सवाल सही से पूछा करो। ये सवाल गलत हो गया, बताओ समझे बात को। तो अब देखो, ये तो फिर सवाल कैसे पूछ सकता, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आ सकता था, या अब तुम जैसे लोगों के लिए तो कैसे भी पूछा जाए। तुम तो एक्सप्लेन, तुम तो किसी को एक्सप्लेन कर दो, मतलब तुमको कोई सवाल दे दो उसको एक्सप्लेन करके दिखा दोगे तुम। अरे भाई सवाल गलत भी तो हो सकता है। अब वो आगे वाले बच्चा कह रहा है सर वो कैटायन ये होगा ये होगा, अरे तो भाई किस कैटायन की बात कर रहे हैं, किसके छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम ये इतना बोल देते कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर सर ये दिक्कत है कि कैटायन का चार्ज ज्यादा है, छेड़छाड़ ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, तो भी समझ में आ जाता कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा होना सॉलिबिलिटी को पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर कम कर देता। बस इतनी सी एक बात। और कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होता है कब कम होता है, ये तो हमने सारे फैक्टर कर लिए, अब कोई फैक्टर नहीं बचा, यही फैक्टर होते हैं, कैटायन का साइज, कैटायन का चार्ज और स्यूडो नोबल कॉन्फिगरेशन। एनायन का चार्ज, एजायन का साइज, बात खत्म। ये 4-5 चीजें हैं जो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर को गवर्न करती है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े सर। हाँ वैसे पता है मेन कंफ्यूजन क्या हुआ, पॉज हो गया। मेरा वीडियो पॉज हो गया, नहीं सर। हाँ बोलो क्या मेन प्रॉब्लम थी। सर आपने क्वेश्चन में वाई लिख दिया था, हाँ और तो हम लोग ट्रू फॉल्स भूल गए, हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चले गए। हाँ तो ये गड़बड़ है ना। तो अब हालांकि तो सर बच्चे पीछे से बोल रहे हैं आपकी गलती है। हाँ नहीं मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ये सवाल तो पूछने का कोई तरीका ही नहीं सर हुआ। अकेले अकेले कुछ बोले जा रहे हैं। ये सवाल पूछने का तो तरीका ही गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन हम तो ऐसी भाई आपस में जब हम बातचीत कर सकते हैं तो खेल कूद तो कैसे भी सकते हैं ना। तो हम तो सिर्फ क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। एग्जाम में ऑब्वियस है यार कि अगर इस तरह का कोई सवाल वाई लिख के आता है तो तुम यह आंसर थोड़ी ना लिख के आओगे कि गलत सवाल है सही कर दो, समझ लो। तो एग्जाम में तो सही पूछेगा, बट हम तो ऐसी बेवकूफ बनाने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम सही से सोच पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे तुमने एक्सप्लेन करना शुरू किया था, तो एक्सप्लेन करने के बाद तुम्हें एकदम से लगा रहे यार ये तो लास्ट में गड़बड़ हो रही है, समझ लो। तो वही हम चाह रहे थे कि आप जब इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो आपको समझ में आ जाए यार ये क्या बदतमीजी, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम तो उल्टी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सवाल को लिख देंगे गलत सवाल, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल तो ये इस तरह के कुछ बन सकता है। तो अब ये तुम समझ रहे हो ना, ये क्या अब पता नहीं क्या लिखना चाहिए। सवाल सही से पूछा करो का मतलब ये सवाल गलत फ्रेम किया गया है ना, यही इसका मतलब। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल थे जिसको मैंने अलग कर। अब देखो ये वो सारी बातें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में एक आखिरी बात और जोड़ना चाह रहे हैं। वो क्या है, ये फजान के बारे में आखिरी बात बोल रहे हैं। फजान साहब ये कहते हैं, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तुम बाद में पढ़ लेना, हम जो बोल रहे हैं पहले वो समझो। फजान साहब ये कहते हैं, बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे फजान ने मरते मरते एक आखिरी बात और जोड़ दी है बस, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं किया। और वो साफ इस बात को कहना चाह रहा है कि आप ये मत समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं वही सच्चाई है इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? फजान का कहना यह है कि कुछ सॉल्ट्स या ज्यादातर सॉल्ट्स जिनका एनायनिक पार्ट बड़ा होता है, जरा समझना, कुछ सॉल्ट्स या ज्यादातर सॉल्ट्स जिनका एनायनिक पार्ट बड़ा है वो सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं।
ऐसा मेरा मानना है, फजान ये कह रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि जो सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट जिनका एनायनिक पार्ट बिगर साइज का है, वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। और ये कह के फजान अपने प्राण त्याग देता है। बात समझ लो। अब लोगों को जो समझना है वो समझते रहे, लेकिन फजान इस बात को एकदम क्लियर करके गया है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कलर्ड हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा एनायन बड़ा है ना। वो कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनके एनायनिक साइज बड़े होने से उनका कलर आ जाता है, बस। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फजान ने बड़े एनायंस के जो कंपाउंड्स हैं, बड़े एनायंस के जो सॉल्ट्स हैं, उनके कलर्ड होने का एक एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर दुनिया का सॉल्ट एंड कलर्ड इसलिए क्योंकि फजान ने कहा है। तो फजान ने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दिया है, भाई मेरा मानना ये ऐसा भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हो सकता है आईआईटी के पेपर में या किसी भी पेपर में वो ये पूछ ले तुमसे, क्या फजान ने कोवेलेंट नेचर के बारे में कोई बात की है? हाँ की है। क्या फजान ने इसके बारे में, उसके बारे में कोई बात की है? क्या फजान ने बड़े एनायंस के सॉल्ट्स के कलर्ड नेचर के बारे में कोई बात की है? तो बहुत कम बच्चों को यह बात पता होता है कि फजान ने जितनी बातें की हैं, सॉलिबिलिटी की पानी के अंदर, आयनिक कैरेक्टर की, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, वो अभी हम बताते हैं, लेकिन फजान ने इस कलर के नेचर के बारे में बात की है। ऐसे सॉल्ट्स जिनका एनायनिक पार्ट बिगर साइज का है, बड़े साइज का है, उनके कलर होने को भी फजान ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो हम बताते हैं फजान ने क्या सोच के ये बात बोली। आप सोचिए एक ऐसा सॉल्ट लेके आते हैं जिसका एनायनिक पार्ट छोटा है, मतलब जैसे ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं AgCl और AgI। बात समझ रहे हो? AgCl में Cl हो गया छोटा और AgI में I हो गया बड़ा, ठीक। तो फजान के अकॉर्डिंगली AgCl तो व्हाइट कलर का कलरलेस हो सकता है, लेकिन AgI पीले रंग का होगा। पीले रंग का मतलब कलर्ड होगा, पीला होगा कि काला होगा ये फजान को मतलब नहीं है, वो कलर्ड होगा ये कहना चाह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है फजान? और एक्चुअली होता भी यही है, AgCl इज व्हाइट एंड AgI इज येलो। फजान कह रहा है, देखा मैं कह रहा था ना, आई बड़ा होता है, कलर्ड होगा ऐसे। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, PbCl2 व्हाइट कलर का होता है और PbI2 येलो कलर का होता है। फजान फिर बोल रहा, देखा आई है ना, पीला हो गया, कलर्ड हो गया। ऐसे ही SnCl2 ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब सर व्हाइट कलर का, SnI2 रेड कलर का। यानी फजान ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब देखिए ऐसा है, अब हम सारे लोगों के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने ज्यादातर लोगों के अंदर ये ऑब्जर्व किया है और उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे सकते हैं, या फजान दे सकता है, वो ये कि एनायनिक साइज के बड़े होने से कलर कैसे आता है। तो तुम जरा सा समझना, इन्होंने जो बताना है वो बता रखा है, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं। और वो देखो यहां पर बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी गई है जिससे सारी बातें क्लियर। बिगर साइज के जो एनायंस होते हैं दे आर मोर पोलराइज्ड। इसमें किसी को कोई शक है? नहीं सर। जो बड़े साइज के एनायंस हैं वो आसानी से पोलराइज हो सकते हैं, ये तो ठीक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ये तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ठीक। उससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि क्योंकि वो आसानी से पोलराइज हो सकते हैं, इसलिए देयर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड बाय स्मॉल एब्जॉर्प्शन ऑफ, या एब्जॉर्प्शन ऑफ कम एनर्जी की लाइट। अब देखो हम तुम्हें समझाते हैं क्या मतलब। आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटे साइज का कैटायन ले लेते हैं, एक बड़े साइज का कैटायन ले लेते हैं, एनायन ले लेते हैं। ये कैटायन कॉमन है और ये कैटायन भी कॉमन, चलिए ठीक है। ये Ag ले लेते हैं, इसको भी Ag ले लेते हैं। एक केस में Cl ले लेते हैं, Cl इस छोटा, ये Cl ले लेते हैं, और एक केस में ले लेते हैं IS बड़ा। अब वो फजान ये कह रहा है कि देखिए भाई साहब ऐसा है कि जो हमारा छोटे साइज का कैटायन एनायन है वो क्योंकि कम पोलराइजेबल है, तो इसलिए वो कुछ ऐसा मान लीजिए। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के काफी करीब हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी। समझो, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी के फोटॉन देने पड़ेंगे, और ज्यादा एनर्जी के फोटोन को ये एब्जॉर्ब करके जब एक्साइट हो जाएंगे तो डी एक्साइट करते वक्त वही ज्यादा एनर्जी के फोटोन एमिट करेंगे। जो खाया है वही निकाल दिया आपने, तो अल्टीमेटली ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो विजिबल रीजन को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि विजिबल रीजन को बिलोंग करने वाले फोटॉन्स की एनर्जी कम होती है। तो समझना जरा बात, यानी जो आप छोटे साइज का एनायन लेंगे वो क्या बोलेगा कि भाई ऐसा है, अगर आप मुझे, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड, और अगर ये मेरे न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड ज्यादा है तो आप अगर मुझे एक्साइट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी का फोटोन मारना पड़ेगा। अब अगर ज्यादा एनर्जी का फोटोन मारोगे तो मैं एक्साइट होकर ऊपर चला जाऊंगा, और ऊपर होकर जब वापस नीचे आऊंगा तो फोटोन एमिट करूंगा। याद है जब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट करते हैं तो फोटोन एमिट करते हैं, तो ज्यादा एनर्जी लेकर ऊपर गया तो ज्यादा एनर्जी निकालकर नीचे आ जाऊंगा, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी विजिबल रीजन को बिलोंग नहीं करती।
हमें उसका कलर नजर नहीं आता। लेकिन ये काम यहां नहीं होता है। आप समझिए, यहां ये एनायन बड़े साइज का है। बड़े साइज का एनायन क्या कहता है? बड़े साइज का एनायन कहता है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे न्यूक्लियस से दूर है, ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम थी। अगर ये दूरी ज्यादा है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहे हैं? हम तो खुले खुले लोग हैं, हम आसानी से कम एनर्जी लेकर एक्साइट हो सकते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एक्साइट करना चाहते हैं तो आप इनको कम एनर्जी देकर एक्साइट कर सकते हैं, और वही कम एनर्जी एमिट करेंगे जब भी एक्साइट करेंगे, और कम एनर्जी विजिबल रीजन को बिलोंग करती। कुछ समझ पा रहे हो बात को? यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जो बड़े साइज के एनायंस होते हैं वो बड़े साइज के एनायंस ये एक्साइट किए जाते हैं पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट से, और इसी वजह से ये कलर शो कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। SnCl2 का एग्जांपल ले सकते हो, PbCl2 का एग्जांपल ले सकते हो, AgCl का एग्जांपल ले सकते हो। ये कहना ये चाह रहा है कि जनरली, अब देखो ऐसा हमेशा तो नहीं कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो एनायंस बिगर साइज के हैं, उन एनायंस के जो सॉल्ट्स हैं उनके कलर होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उन सॉल्ट्स के जिनके एनायंस छोटे साइज के। और एक्सप्लेनेशन बड़ा आसान है। बड़े साइज के जो एनायंस होते हैं वो पार्शियल एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं विजिबल रीजन की लाइट का, और विजिबल रीजन की लाइट एमिट भी कर सकते हैं। बड़े साइज के एनायंस, छोटे साइज के एनायंस जो होते हैं उनके एनायंस, उनके इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, उनको एक्साइट करने के लिए विजिबल रीजन के फोटॉन सफिशिएंट नहीं होते, इसलिए वो कलर शो नहीं करते। कुछ समझ पाए? यस सर। वैभव समझ में आया भाई? सान्या ठीक है बेटा? आज वो दिया तुम्हारे बगल में कौन बैठा? उधर 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 बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सृष्टि। सृष्टि, नया एडमिशन है क्या ये? तो ऐसे आना होता है जैसे फिर इस हफ्ते हम आ गए सर, इस हफ्ते सर आप बात नहीं कर सकते सर, मैं इस हफ्ते एक दिन आई थी सर, गलत बात मत करिए आप। जैसे वीक में एक दिन आना होता है, ये हालत क्यों है ऐसा? वैसे आज क्यों आना हुआ? मतलब नहीं सर, कल मुझको फीवर था तो इसलिए मैं कल नहीं आई थी, तो आज फीवर कम था तो मैं दवाई लेके आज आ गई। अच्छा, तो ये थोड़ा सा कुछ इलाज करो, थोड़ा सा मजबूत करो, फ्रूट्स खाया करो सब लोग भाई, खाने पीने का ध्यान रखो। अब जैसे आज अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, तो हालांकि स्कूल में तो चलता रहता है, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता है। मतलब समझ लो, अगर उसमें थोड़ा सा बीमार है कुछ, उतना मायने नहीं रखता, हालांकि टेंशन उसमें भी होती है। बट सोचो अगर मेडिकल का पेपर है या IIT का पेपर है और हम 1-2 दिन पहले या 15 दिन पहले बीमार पड़ गए, 1 महीना पहले बीमार पड़ गए, तो कितना यार, मतलब पता नहीं तुम ये सब सोच के घबराते हो कि नहीं घबराते हो। हमें तो तुम्हारे लिए सोच के घबराहट होती कि हमने जो है 2 साल पढ़ाई की। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने की, कृत समझ लो बात को। तो अगर हम 2 साल मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद जो है हम अभी ये सोचें एक बार, ऐसे पता नहीं तुम सोच रहे हो कि नहीं, एक बार सोच के देखो कि खूब, और अभी तो पढ़ाई तुम में से कई लोगों के दिमाग में ये बात होगी भी कि अभी तो शुरू भी नहीं की है हमने, हमें तो करनी है बहुत ज्यादा। सोचो एक आदमी खूब पढ़ के तैयार हो गया एकदम, और एग्जाम से 15 दिन पहले जो है मान लीजिए उसको डेंगू हो गया या जॉन्डिस हो गया कुछ। अब आप सोचिए जरा उसके हालात क्या होंगे। उसकी 2 साल की पढ़ाई ऐसे फुस भाई, इसका मतलब अब सर इसका क्या कर सकते हैं? ये तो सर किस्मत वाली बात है। हाँ, तो वाकई में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यार अब इतना ही तो कर सकते हैं कि भाई कम से कम अपना थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, है ना। अब एग्जाम्स के दिनों में, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो, चाहे वो हमारे ये वाले एग्जाम्स हो, खाने पीने का ध्यान रखा जाए, और ये चीज अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में रख लिया जाए कि थोड़ा सा ये उल्टी सीधी जो है चीजें कम कर दी जाए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दिया जाए। भाई ये सब तो चीजें, मतलब अब हम इसका कुछ कर तो सकते नहीं, मतलब हम तुम्हें ऐसे ही बता रहे हैं, तुम हमसे ज्यादा समझदार हो, बट ये कि तुम सब लोगों को हेल्थ का इस मामले में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन का भी सर दर्द या एक दिन का भी फीवर या कुछ भी आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। और अभी तो चीजें शुरू ही हैं, बहुत ज्यादा तो आगे बढ़े भी नहीं है, तो आगे भी दिक्कतें कहीं ज्यादा ना हो, तो सब लोग इन चीज का थोड़ा सा ख्याल रखो। रेगुलर रहना क्लास में जरूरी। तो इंदिरापुरम सेंटर पे तो कुछ लोग रेगुलर हैं, है ना, और इसी तरह से आगरा में भी मेरे ख्याल से आधे बच्चे तो रेगुलर, आधा बच्चा तो रेगुलर है, कोई आधा, एक आधा तो होगा जो रेगुलर है। अब शुभ रेगुलर है, तो 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर है।
आदित्य, और जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो उस ऑनलाइन क्लास में भी जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी रेगुलर है ना। तो जैसे लवली दिखती है हमेशा, अक्षरा अक्सर दिखती है, अर्शदीप हमेशा दिखते हैं, अक्षरा भी दिखती है, तो ये 4-5 लोग, काफी लोग मतलब लेकिन जो लोग रेगुलर नहीं है मैं उनसे कह रहा हूं कि समझ में कैसे आता है, मुझे समझ में आ रहा है, या तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि सर आप टेंशन क्यों लेते हैं, हम 2 क्लास के बाद भी जब आपकी बात सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं। अबे तो ना हम इतने अच्छे पढ़ाने वाले, ना तुम इतने समझदार, हम कैसे मान लें तुम्हारी इस बात को कि सर आप 4 दिन बाद भी कुछ बताएंगे तो हम समझ जाएंगे। अबे पागल हो क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता। तो गड़बड़ है, क्लासेस मिस करने से टॉपिक छूट सकते हैं। तो अब ये सृष्टि हम इसलिए नहीं कह रहे तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए तुम नहीं आई, मानते हैं, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि इसको कम किया जाए, तबीयत खराब होने को कम किया जाए और क्लास को छोड़ना ये भी कम किया जाए। और बाकी अब ये भी हैरानी की बात है, कुछ लोग की मम्मी ही रोक लेती हैं कि क्लास नहीं करने देंगे। भाई ये तो बड़ी हैरानी की बात है, हम तो ये मान ही नहीं सकते कि मम्मियां भी ऐसी होती हैं। मम्मियां तो चांटा मारती, साले क्लास जाओ नहीं, खींच के मारेंगे चांटा ऐसे। अब घर में रोक लेते हैं तो ये तो भाई ये तो मम्मी से बात करनी चाहिए कि ये तो गलत बात है, आप इसकी क्लास एक मिस करके। और बाकी हमें नहीं लगता बाकी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम किस लोगों की होगी, तो जिसकी भी ये प्रॉब्लम तो वो मम्मी को भी समझा सकते हैं। अब आरुषा तुम मम्मी बोलो भाई क्या तुम ये बातें कर रही हो, यहाँ एक एक दिन मेहनत मुश्किल पड़ रहा है और आप जो है भाई ये सब बातें कर रही, तो ये तुम्हें घर में समझाना पड़ेगा सब, और तो करना पड़ेगा। क्लास मिस करना ये समझदारी नहीं, मेरा तो ये मानना है क्लास मिस मत करो भाई। और ये सिर्फ मैं अपनी क्लास के लिए नहीं कह रहा हूं, हर क्लास के लिए कह रहा हूं। तो क्लास मिस बिल्कुल मत करो, क्योंकि क्लास के मिस होने से अगर वो लिंक हुआ जो कि जनरली होता है तो फिर फंस जाता है मामला। और फिर धीरे धीरे एक तो वैसे इंटरेस्ट कम होता है, समझ लो, एक तो पैसे पढ़ाई किसको पसंद लगती है, और धीरे धीरे अगर कुछ कम समझ में आने लगता है ना तो इंटरेस्ट और कम होने लगता है, फिर वो नंबर खराब आता है, इंटरेस्ट और कम हो जाता है, फिर उसी टाइम घर में डांट भी पड़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें आराम दे देगा ऐसे सर पे हाथ फेर कोई बात नहीं परेशान मत ऐसे ना, वो नंबर इंटरेस्ट कम हुआ, इंटरेस्ट कम होने से नंबर कम आया, नंबर कम आने से वो घर में उसी दिन डांट भी पड़ गई, उसी दिन डांट पड़ने के बाद अगले दिन स्कूल का पेपर है सर वो भी सड़ा दिया हमने, वहां भी डांट पड़ गई, फिर घर में आने के बाद डांट पड़, समझो वो ऐसे करके सीक्वेंस बनता है। यूं गिरते 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 आदमी उठने की सोचता तो रहता है, उठ ही नहीं पाता। तो इसलिए जो है वो मौका ही मत दो अपने आप को कि कहीं पर भी गिरने का चांस शुरू हो। तो टाइट, एकदम बिल्कुल टाइट रहना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोशिश और बढ़ानी पड़ेगी, बहरहाल जो भी है। चलिए और एक आध एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अब ये सब एग्जांपल्स हैं, सब लोग जरा देखो, और यहां पर 1-2 फैक्टर्स और निकल के आ रहे हैं, या 1-2 एप्लीकेशंस और फजान रूल के निकल के आ रहे हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट को लेकर। और मुझे लगता है सिर्फ एक बात तुम्हें मुझे ये बतानी थी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है और लॉजिकल है, मेल्ट करना, मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का ज्यादा होना चाहिए जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। है, तुमने तो उल्टी बात बोल दी। कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ना, आयनिक कंपाउंड्स का अंदर चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस चार्जेस, उन प्लस माइनस चार्जेस की वजह से इंटरेक्शन बढ़ जाता है, उनको मेल्ट कर पाना मुश्किल होगा। यानी अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट पॉइंट्स जो कंपाउंड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से कम होगा, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अब मैंने कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बोला था। तो कोवेलेंस का कम बोलना चाहिए ना, या ज्यादा बोलना है, क्या बोला था सर, कोवलेंट के बोलता कम बोला था। हाँ कोवेलेंट का कम होता है, ये सही। अगर यही बोला सही, कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, और वो लॉजिकल आयनिक कंपाउंड्स के अंदर चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, समझ लो, तो उनको मेल्ट करके फुस करना ज्यादा एनर्जी मांगता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड ज्यादा है कि कोवेलेंट? सर यही तो इतनी देर से पढ़ रहा है, आप अपना कैरेक्टर बताइए, अगर आपका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल ये तुम्हारे सामने लिखा, BeMgCa, क्या बताओ क्या कहते हो? बेरियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, बेरिलियम +2, क्या कहते हो? सबसे ज्यादा क्लोरीन तो कॉमन है, सबसे ज्यादा कैटायनिक साइज किसके पास है? बेरियम के पास। कैटायनिक साइज के ज्यादा होने से उसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है, इसलिए आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसके पास है? BaCl2 के पास। और अगर BaCl2 के पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होना चाहिए, यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा किसका है? आयनिक कैरेक्टर BaCl2 का था। भाई देखो अब हम बार बार समझा नहीं पाएंगे, सब लोग अपने आप समझ पा रहे हो कि BaCl2 आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है?
तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो बात खत्म हो गई। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होता तो आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता, और कहानी वही है, बार बार निकल के आती है। देखिए, ये देख लीजिए आप, CaF2 से लेके कैल्शियम 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 कैल्शियम, कौन डिसाइड करेगा? फिर आयोडीन, आयोडीन कह रही है मैं -1 हूं, सबसे बड़ी हूं, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा छिड़ेगा, जितना ज्यादा छिड़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर के ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब CaI2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम और CaF2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। कुछ समझ भी पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, ये देखिए बढ़ता जा रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मेल्टिंग पॉइंट गिरता जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ये आसान, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट के वेरिएशन को भी फजान अपने हिसाब से कुछ जगहों पर एक्सप्लेन कर पा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक आध एग्जांपल और छोड़ देते हैं। ये लीजिए, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। जनरली अब एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स के लिए ही ये बात बोली जा रही है कि जो एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं, दे आर थर्मली स्टेबल अगर आयनिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स थर्मली ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। यानी अगर मैं यहां पर यही वाली बात बोलूं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है कार्बोनेट्स की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, और जो आयनिक कैरेक्टर है वो मुझे निकालना आता है। तो साफ समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस कैटायन का होगा जिसका साइज सबसे बड़ा है, और वो है सीजियम कार्बोनेट। यानी सीजियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा आयनिक नेचर रखेगा क्योंकि कैटायनिक साइज सबसे बड़ा है, और बड़े कैटायन का छेड़छाड़ की आदत होती नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। यानी इस तरह से थर्मल सबसे ज्यादा स्टेबल, और सबसे कम थर्मल स्टेबल कौन सा होगा? लिथियम। और इसी वजह से कहा जाता है कि लिथियम कार्बोनेट को धीरे से छू दो तो टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड और CO2, जबकि और किसी भी एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स में ये आदत नहीं है। ये दे ऑल आर थर्मली स्टेबल, ये भी थर्मल स्टेबल है, ये भी थर्मल स्टेबल है, दे ऑल आर ऑलमोस्ट थर्मली स्टेबल, बट अमंग दीज 4 सीजियम कार्बोनेट इज बेस्ट। But all these 4 carbonates except lithium carbonate, they are thermally stable। यानी अगर मैं बात करता हूं Li2CO3 की, Na2CO3 की, तो ये जितने भी नीचे के लोग हैं, K2CO3 की, Rb2CO3 की और CS2CO3, ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं उनमें ये वाले जो कार्बोनेट्स हैं, they all are considered to be thermally stable। मतलब नॉर्मल आग वाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लिथियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल कार्बोनेट माना जाता है, और इस थर्मल अनस्टेबल कार्बोनेट का जो बिहेवियर है, हीट करते ही लिथियम ऑक्साइड और CO2 में ये ब्रेक कर जाता है। और इसका रीजन क्या देंगे? लिथियम कार्बोनेट में लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस छोटा होता है, छोटे की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर्स का जो ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी वाली बात कर रहे हैं वो कम होता है। तो यानी लिथियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल है, बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो थर्मली स्टेबल है। और अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल सीजियम कार्बोनेट और सबसे कम लिथियम कार्बोनेट। वही पुरानी वाली बात। कुछ समझ पाए बात? यानी ये जो फजान साहब का जो रूल है वो यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर को कुछ एक्सप्लेन करता है। हालांकि बात बड़ा सीधा सा है कि बॉन्ड तो हमने आयनिक ही बनाया था, हमने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया था, लेकिन बाई चांस आयनिक बॉन्ड बनने के बाद उसके अंदर ये छेड़छाड़ वाली बकवास चालू हुई, जिसकी वजह से उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगा। अब एक चीज बहुत लॉजिकल है, आप इस छेड़छाड़ को कभी मिनिमाइज नहीं कर सकते। इस छेड़छाड़ को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि एनायन न छिड़े, कैटायन न छेड़े। उसके लिए कैटायन बड़े से बड़ा और एनायन छोटे से छोटा लेना चाहिए। लेकिन चाहे कुछ भी कर लो, छेड़छाड़ को, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ को आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए क्या बोला जाता है कि दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं रखता, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही होगा। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगा। यानी दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो 100% कोवेलेंट हो। आयनिक 100% कोई नहीं हो सकता, बट 100% कोवेलेंट की पॉसिबिलिटी तो है। हम बात करेंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, लेकिन आयनिक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो भाई? नहीं सर। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम आज कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उस कोवेलेंट बॉन्ड में
हम पहले सही से लिखेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। कोई बताएगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग का है कहानी। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था कि भाई मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊंगा और पता ये चलेगा कि मेरा आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो मैं फट से इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा, और आपका पता चलेगा कि आप जो है इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से पकड़ना चाहते हैं, यानी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो मैंने खट से छोड़ा, आपने खट से पकड़ लिया, और इस तरह से मिलने से एक बिल्डिंग तैयार हो गई जिसको आपने लैटिस बोल दिया। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, आपके आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत पड़ेगा। लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वगैरह वगैरह, सारी चीजें करते 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 हम अब पहुंचते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। जिस तरह से लेन देन करने से आयनिक बॉन्ड बनता है, उसी तरह से शेयरिंग करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इस कोवेलेंट वाले जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मुझे दो मेन थ्योरीज डिस्कस करनी है, बल्कि तीन थ्योरीज को डिस्कस करना है। पहली थ्योरी होगी हमारी लुईस थ्योरी, दूसरी थ्योरी होगी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी थ्योरी होगी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी मैं इस कोवेलेंट बॉन्ड को जब डिस्कस करूंगा तो इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, तीन थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले लुईस ऑक्टेट थ्योरी की बात की जाएगी, यानी इस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में सबसे पहला जो हमें डिस्कशन करना है वो लुईस ऑक्टेट थ्योरी का करना है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी, इसके नाम से कुछ लग रहा है क्या? इसके नाम से ये लग रहा है कि सर आप कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है, हाँ, वो इसलिए बन रहा है ताकि मैं अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट बोल देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है वो, और बाकी लोगों के लिए ऑक्टेट बोल देता हूं। यानी मैं इसलिए बॉन्डिंग कर रहा हूं सर, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हूं ताकि मेरा ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, आप जैसा कहें वैसा मान लेते हैं, लेकिन हमें एक बात पता है, आपकी जो थ्योरी है उसमें कई कमियां होंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे में आपको 36 मॉलिक्यूल्स के नाम दिखा सकता हूं जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, बनते हैं। तो इसका लुईस की थ्योरी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही कि आप ये कह रहे हैं मैंने बॉन्डिंग, और बल्कि मैं और इसको और परेशान करता हूं। तुम खुद सोचो, लुईस के हिसाब से बॉन्डिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या बता दिया था इसका क्या कि ये होता नहीं है क्या वो था ना, एनर्जी वाला बताया तो सर आपने। हाँ, ये माइक क्या तुम लोग घर से लाते हो क्या अपना? अगर ये सरकारी माइक है तो इसको साइड में रख दो कहीं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जब आपका बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में आप ये मानते हैं कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो हम इसलिए बॉन्ड बना रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। तो मैंने उससे पूछा कि ऑक्टेट पूरा होने से क्या फायदा होता है, तो कह रहा अरे यार अजीब आदमी हो, अगर तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब तुम नोबल कॉन्फिगरेशन गेन कर लोगे। मैंने कहा मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो मैं नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन कर लूंगा। और नोबल गैस के बारे में क्या विचार है? अरे इनर्ट होती है, उसका नाम ही इनर्ट गैस होता है, सुना है तुमने? नोबल गैस इनर्ट गैस होती, इनर्ट गैस। तो मैंने कहा अरे वो तो इनर्ट होती है। कह रहा यही तो चाहते हैं हम, नोबल कॉन्फिगरेशन अटेन करके अपने अंदर इनर्टनेस ले आए, रिलैक्स। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम नोबल कॉन्फिगरेशन इसलिए अटेन करना चाहते हो ताकि तुम्हारे अंदर इनर्टनेस आ जाए, केमिकली तुम इनर्ट हो जाओ। हमने कहा यही हमारा रीजन। उधर से एक आवाज आई पीछे से, हम तो खुद इनर्ट गैस हैं, हम क्यों बनाते हैं फिर मॉलिक्यूल? बात तो सही है, ये बात इसके समझ में नहीं आ रही लुईस के। समझो भाई, अगर तुम ये कहते हो कि मैं बॉन्डिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं केमिकली इनर्ट हो जाऊं आफ्टर अटेनिंग इनर्ट कॉन्फिगरेशन, तो इसका मतलब ये हुआ जिनका ऑलरेडी इनर्ट कॉन्फिगरेशन है उनको तो बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए ना, वो तो केमिकली इनर्ट ही होनी चाहिए। जबकि इनर्ट गैसेस में से तमाम ऐसी गैसेस हैं जो दुनिया भर के मॉलिक्यूल बनाती हैं। जिनन और क्रिप्टन उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती हैं। क्रिप्टन का KrF2, XCF2, XCOF4, XCOF2, XCF6, दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इनर्ट गैस बना रही हैं। और इनर्ट गैस जो कि केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, मतलब एक आदमी ये कह रहा है कि मैं ऑक्टेट रूल फॉलो करके अपने आप को केमिकली इनर्ट करना चाहता हूं ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी मैं ऑक्टेट रूल इसलिए फॉलो कर रहा हूं ताकि मैं केमिकली इनर्ट हो जाऊं। उधर से इनर्ट गैस क्या कह रही है? हम तो पहले से इनर्ट कॉन्फिगरेशन के, हम तक केमिकल इनर्ट नहीं है, तुम क्यों बन रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं?
यानी अगर आप ये कहते हैं कि बॉन्डिंग इसलिए हुई है या कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए दो लोगों के बीच में बना है ताकि ऑक्टेट के कंप्लीशन से आप केमिकली इनर्ट हो जाएं, तो जिन लोगों का ऑलरेडी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन था उनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जबकि इनर्ट गैसेस जो कि केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वो तक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, वो तक कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती। यानी लुइस को पहली बात तो ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है उसके मतलब और हम यहां पर लुइस के ड्रॉबैक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लुइस के ड्रॉबैक्स बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब पहले लुइस थ्योरी पढ़ेंगे फिर लुइस के ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हम तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि लुइस का ऑक्टेट रूल सही है, सही मतलब ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन से आपको अच्छा लगता होगा, इनर्टनेस आप भी मानते हैं, लेकिन ये कि सर बॉन्डिंग यही है, यही रीजन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आपके रूल के अंदर 4-5 एक्सेप्शंस ऐसे बता सकते हैं जो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कभी। और इसलिए लुइस की थ्योरी के अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए आपको एक नई थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ाया जाता है। ठीक, फिर उसके अंदर भी कुछ कमी होगी तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं, बात खत्म हो जाती है। ठीक, तो हम जो यहां पर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लुइस की ऑक्टेट थ्योरी क्या है। तो क्लियर था, सब लोग ये मानते होंगे कि लुइस की ऑक्टेट थ्योरी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि हर आदमी बातचीत इसलिए कर रहा है ताकि कम से कम ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, और फिर जिनका नहीं हो रहा है वो सब छोड़िए, वो उसके एक्सेप्शनल केसेस है जिसको वो खुद भी डील नहीं कर सकता, तो अब आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहां पर ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि लुइस की जो ऑक्टेट थ्योरी है, उस ऑक्टेट थ्योरी के बेसिस पर आप किसी भी मॉलिक्यूल का लुइस डॉट स्ट्रक्चर या लुइस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो देखो कोई इसके सेट रूल्स हैं और मुझे लगता है वो रूल्स मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, तो हम जो है आज इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर वो जल्दबाजी में खत्म होगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो कल जो क्लास होगी या जो भी अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे कि लुइस के अकॉर्डिंगली आप लोगों के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूलर ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कैसे दिखाते हैं, किस तरह से बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे दिखाते हैं, उसके कुछ सेट रूल्स है जो हम बनाना सीखेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज कंफर्म है कि कुछ कमियां हैं तुम्हारे अंदर, वो कमियों को तुम दूर नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो लुइस का ऑक्टेट थ्योरी वो सबसे बेसिक थ्योरी है जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करता है या आयंस को डिस्कस करता है, बट उन कमियों को कुछ हद तक दूर किया जाता है अगली थ्योरी के अंदर। तो हम कल की क्लास में इस लुइस थ्योरी को शुरू करेंगे और मेरे ख्याल से आधे घंटे 15 मिनट के अंदर ये थ्योरी खत्म हो जाएगी, और फिर कल मेन थ्योरी स्टार्ट करेंगे जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, जिसपे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हमें लगता है आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर हाँ सर एक डाउट था सर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं? या निकाल तो वैसे नहीं पाते हैं, मतलब जब तक हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना पता हो तब तक हम नहीं निकाल सकते। मतलब अगर मुझे पता चल जाए कि स्ट्रक्चर क्या है उस लैटिस का, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सोच सकता हूँ। तो जब तक मुझे स्ट्रक्चर, जैसे NaCl है तो मुझे नमक का तुम लोग को तो नहीं बताया, हालांकि मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया तुम्हें नमक का कि नमक Na कहाँ होता है, Cl कहाँ होता है, तो आप उससे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो उस स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। तुमने देखा था Cl जो है वो कोने पर होता है, तुमने अगर देखा हो, मैंने डायग्राम बनाया था ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया था, तो जो Cl था वो कोने पर था। तो Cl को कितने Na टच करेंगे ये निकालो, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl, और Na को कितने Cl टच करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। वो इसलिए निकाल पाएंगे क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता। तो अगर हमें किसी भी लैटिस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लैटिस अरेंजमेंट पता हो कि कैटायन कहां पर है, एनायन कहां पर है, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकता हूं, अदरवाइज निकाला खुद से नहीं जा सकता। तो सिर्फ इतना ही बोला जा सकता है जिसका कैटायन का साइज बड़ा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, और वो वाला फैक्टर एक यूनिक फैक्टर था जो लैटिस एनर्जी गवर्न करता है। ठीक है ना। सर ये 12th में हमें अलग से पढ़ाया जाएगा? और 12th का पहला चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत तगड़े से। ठीक है ना। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाय बाय।